दोस्तों, क्या एक लड़की को सिर्फ इसलिए मां बनने पर मजबूर किया जा सकता है क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है? वैसे कुछ ऐसे ही समीकरण बने थे उस लड़की के सामने जिसका नाम भी आज के तारीख में कोई नहीं जानता। एक ऐसी लड़की जिसके बारे में कोर्ट भी एक्स शब्द का इस्तेमाल करके उसको संबोधित करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। ये कहानी उस लड़की की कहानी है जब वो प्रेग्नेंट थी और कोर्ट ने उसे मजबूर किया कि आप उस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। जरा सोचिए, समाज उसको जज कर रहा है, सोसाइटी उसको जज कर रहा है, उसके घर वाले उसको जज कर रहे हैं क्योंकि लड़का उसका छोड़कर जा चुका है। और दूसरी तरफ लॉ भी उसके अगेंस्ट खड़ी है। अब सवाल यह है कि क्या उसके पास कोई चॉइस बचता है या नहीं? कुछ ऐसे ही समीकरण में एक समय भारत की बहुत सारी महिलाएं थी। तो चलिए इस कहानी को डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक 25 साल की लड़की की है। 25 साल की लड़की जो कि दिल्ली में रहती है, दिल्ली की रहने वाली थी और एक बहुत ही साधारण एक मिडिल क्लास परिवार से। इस लड़की के भी आम लड़कियों की तरह ही सपने थे। सपने जैसे कि एक नौकरी मिलना, उसमें से पैसे कमाकर अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना, शादी करना, एक संसार, एक फैमिली बनाना, जैसा एक आम लड़की का होता है, ठीक वैसा। वो दिल्ली में रहती थी और एक रिलेशनशिप में थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। आमतौर पे ऐसी खबरें खुशी देती हैं, लेकिन उसके लिए ये न्यूज मानो उसकी जिंदगी को, उसकी दुनिया को ही बदल कर रखने वाली थी। वो घबरा गई थी, वो नर्वस थी। उसे पता था कि वो अभी भी अविवाहित है। उसे समाज का डर था, उसे परिवार का डर था। सोचो ऐसे मोमेंट पर, ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर जब वो ये बात वो अपने बॉयफ्रेंड से शेयर करती है तो उसका बॉयफ्रेंड साफ मना कर देता है शादी करने से। अब जरा सोचिए, एक लड़की जो बहुत सालों से एक रिलेशनशिप में थी, वो एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में रहने के वजह से वो प्रेग्नेंट होती है और जब शादी की बात वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे साफ मना कर देता है। ऐसी सिचुएशन में उस लड़की की हालत सोचिए। एक मिडिल क्लास लड़की, ना उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना कोई उसके पास मेंटल सपोर्ट था, ना कोई इमोशनल सपोर्ट था, ना वो घर वालों को पास जाके ये कह सकती थी, ना वो समाज के सामने रो सकती थी। उसके सारे दरवाजे बंद हो रहे थे उसके सामने। और समाज के बारे में तो आपको पता ही है, समाज तरह तरह के सवाल उठाएंगे। या अनमैरिड है, उसके बावजूद माँ कैसे बन गई, लोग कैरेक्टर पे सवाल उठाने वाले। ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा क्राइसिस फेज था, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेगनेंसी नहीं। जब दोस्तों ऐसी सिचुएशन आती है तो आमतौर पर लड़कियां अबॉर्शन के लिए जाती हैं। अब अबॉर्शन कोई हालाजी का वड़ा तो नहीं है कि तुरंत गए और करवा लिया। इस पर सोचना पड़ता है। और वो जिस असमंजस में थी, जिस मेंटल डिलेमा में थी, वो ये सोच ही नहीं पा रही थी कि उसे करना क्या चाहिए। वो चाहती तो थी अबॉर्ट करना, और ये चीज लॉजिकल भी लगती है क्योंकि ना उसको सपोर्ट करने वाला कोई है, ना वो खुद अपने आप को सपोर्ट कर सकती है, और ना ही उस बच्चे को पालने योग्य वो है। ऐसे सिचुएशन में अबॉर्ट करना एकमात्र जरिया उसके पास बचा हुआ। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से पहले ही तकरीबन कुछ 20-22 हफ्ते हो चुके थे। उसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो चुका था। और जब उसने ये डिसीजन लिया कि हाँ उसे अबॉर्शन के लिए जाना है, तब एक्चुअली में प्रॉब्लम शुरू हुई। और वो प्रॉब्लम सिस्टम का प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ये था कि जो इंडिया का लॉ हुआ करता था वो सिर्फ उन अबॉर्शंस को लीगल अबॉर्शंस बताता है जिन्हें 20 हफ्ते से पहले किया जाए। यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट है और वो 20 हफ्ते पहले या 20 हफ्ते पहले बच्चे को गिराना चाहे तो वो गिरा सकती है। लेकिन इस लड़की के केस में ये 22 हफ्ते हो चुके थे। दोस्तों, ऐसे में उसने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने गई और उसने कहा कि मिलॉर्ड, मुझे ये बच्चा गिराना है, मुझे इसका परमिशन चाहिए। उसने तर्क दिया कि भाई मैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली केपेबल नहीं हूं इस बच्चे को पैदा करने में और बड़ा करने में। उसके अलावा उसके ऊपर बहुत सारा सोशल प्रेशर है, उसके पास फैमिली का प्रेशर है, तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं बचता है बट टू अबॉर्ट दिस चाइल्ड। तो वो परमिशन मांगने जाती है कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट ये कहता है कि मेडिकल लॉज में जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो उस समय, जिस समय की घटना मैं आपको बता रहा हूं, उस समय 20 हफ्ते के पहले ही आपको अबॉर्ट करवाना होता है। लेकिन इस केस में ये 22 हफ्ते हो चुके हैं, तो मेडिकली या लीगली आप इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकते। चाहे आप तैयार हो
या आप तैयार ना हो, चाहे आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली केपेबल हो या ना हो, इससे फर्क नहीं। आपकी बॉडी है, आपकी रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी का प्रेशर है भाई, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लड़का छोड़ के भाग गया है। कोर्ट कहता भाई ये सब बातें हम सुन नहीं सकते हैं। 20 हफ्ते के पहले ये पूरा ड्रामा अगर हुआ होता तो लॉफुली हम आपको परमिशन दे देते, लेकिन क्योंकि 20 हफ्ते हो चुके हैं तो जज साहब ने कह दिया कि भाई हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप अनमैरिड हो, बावजूद इसके आपको ये बच्चा पालना पड़ेगा। सोचिए, एक ऐसी असमंजस भगवान किसी को ना दे, ये सिचुएशन में भगवान किसी को ना दे। और सुनिए, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट है 1971 का, उस एक्ट में मैरिड वुमेन के बारे में बताया गया है। यानी कि अगर कोई मैरिड वुमेन है, यानी कि कपल है, मैरिड वुमेन है, जिसका प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने की इच्छा है और उसके 20 हफ्ते नहीं हुए हैं, केवल इन 2-3 कंडीशंस को फुलफिल करके ही एक महिला अपने बच्चे को गिरा सकती है। और इस केस में दोनों कंडीशंस ही फुलफिल नहीं हो रहे हैं। पहला, 20 हफ्ते के 22 हफ्ते हो चुके हैं, और दूसरा, ये लड़की अनमैरिड है और लॉ में अबॉर्शन के जो राइट्स हैं वो केवल और केवल मैरिड वुमेन के लिए है। तो जरा सोचिए कि लॉ ने खुद महिलाओं को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक कैटेगरी जिसमें वो महिलाएं हैं जो कि मैरिड हैं और उनके पास अबॉर्टिव राइट्स हैं लेकिन 20 हफ्ते के अंदर, और दूसरी तरफ वो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं लेकिन अनमैरिड हैं, उनके लिए कोई अधिकार, कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ऐसे सिचुएशन में इस लड़की के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि जबरदस्ती ही सही उसे ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसे उस बच्चे को पैदा करना पड़ेगा। जरा सोचिए, ये आपको वैलिड, लॉजिकल लग रहा है किसी भी एंगल से? कुछ ऐसी स्थिति थी इस लड़की के साथ। कहानी आगे क्या होती है? आगे इस कहानी का रुख बदल जाता है जब ये अपना दुखड़ा लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाती। अब क्योंकि उस लड़की के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो भाई जो लॉ में लिखा है उसको स्ट्रिक्टली देखा, फॉलो कर दिया, इंसानियत नहीं दिखाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब उसने दरवाजा खटखटाया और अपनी कहानी को रखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लॉ के उन स्ट्रिक्ट लेटर्स को फॉलो नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत दिखाई। इसको आप किसी भी लीगल भाषा में कह सकते हैं, इंसानियत का जो वर्ड है इसको आप किसी भी भाषा में कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो करने के अलावा भी उसके पूरे ओवरऑल एस्पेक्ट को समझा और कहा कि देखिए, ये जो लॉ बनाया गया है, इस लॉ में केवल मैरिड वुमेन के बारे में बात की गई है, जो कि लॉजिकल नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि रिप्रोडक्टिव राइट्स या महिलाएं अपने बॉडी से रिलेटेड कोई डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेने के लिए उसे मैरिड होना जरूरी नहीं है। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, रिप्रोडक्टिव राइट्स, राइट ओवर योर ओन बॉडी, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, हर महिला के ऊपर। आपको इसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट ने वर्बैटिम क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कोर्ट ने कहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी सिर्फ मैरिड वुमेन की राइट्स है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। अनमैरिड वुमेन को भी अपनी बॉडी और लाइफ के डिसीजन लेने की पूरी शक्ति और आजादी होनी चाहिए। और कोर्ट ने यह भी माना कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की फिजिकल हेल्थ। और सबसे पावरफुल स्टेटमेंट यह था कि मैरिज का जो लेबल है, जो स्टिकर है, वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि किस महिला को कौन से अधिकार मिलेंगे और किस महिला को अधिकार नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ये एक डिसीजन नहीं था केवल, इसने सोसाइटी में एक सोशल रेवोल्यूशन को क्रिएट किया था अबाउट रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ अ वुमन। और उस महिला को अपने अधिकार के लिए शादी का ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसी नोट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस लड़की को यह आजादी दे दी कि भाई आप अबॉर्ट करवा सकते हो। Can you understand the single judgment of the Supreme Court and its impact on the overall society? अब इससे हम सोसाइटी को एक लिबरल सोसाइटी होते देख सकते हैं। अब कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग ये जरूर कहेंगे कि भाई अगर ये हो गया तो फिर तो अब राह चलती कोई भी लड़की कभी भी कंसेंशुअली किसी के साथ भी रिश्ता बना लेगी और उसके बाद अगर कोई छोड़ छाड़ के चला जाए तो जाके अबॉर्ट भी करा लेगी। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर हिंदू सभ्यता की बात करते हो, अगर ये स्ट्रिक्ट रिजिड सिस्टम में आप बांधने की कोशिश करते हो, तो आप एक्चुअली में ये एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ डिबेट है। ये डिबेट एक कट्टरपंथी राइटिस्ट की है जो अपने कल्चर को एक पिंजरे में कैद करके रखना चाहता है, दूसरी तरफ एक लिबरल सोच है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों के लॉजिक हैं,
और दोनों अपने अपने लॉजिक को एस्टैब्लिश करने के चक्कर में लड़ते रहेंगे आ मृत्यु। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोनों के पास अपने पॉजिटिव्स और अपने नेगेटिव्स हैं। लेकिन कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि कोर्ट को समझ में आ चुका है कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इस तरीके से हमारे समाज में पड़ा है कि सोसाइटियां खुल गई। अब जब सोसाइटी खुल रही है तो ये सारी सिचुएशंस आना कोई बहुत ऐसी खबर नहीं होनी चाहिए जो कि इंसान को शॉक कर दे। ये हो सकता है, हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। फर्ज करते हैं कि अगर कोर्ट ने मना कर दिया होता तो क्या होता? तो वो लड़की जबरदस्ती मां बनती और उसके बाद क्या होता? उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कौन बर्दाश्त करता? क्या गवर्नमेंट देखती? क्या कोर्ट देखता? तो जो चीज इनएविटेबल हो रही है समाज के साथ, टाइम के साथ, कोर्ट ने सिर्फ अपने आप को रेलेवेंस बनाए रखने के लिए एक प्रोग्रेसिव और लिबरल स्टेटमेंट रखा, एक लिबरल प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया। और इस जजमेंट ने महिलाओं के अंदर जो एक डिस्क्रिमिनेशन थी ऑफ बीइंग मैरिड एंड नॉट बीइंग मैरिड, इसको हमेशा के लिए खत्म कर। दोस्तों, ये कोई एक सिर्फ जजमेंट नहीं थी, ये उस लड़की की जिंदगी का सवाल है। इस जजमेंट ने उस लड़की को उसकी जिंदगी वापस दिला दी, उसे मजबूरी के राह पे चलने से बचा लिया और लाखों औरतों के लिए एक आवाज भी उठाई। अब एक अनमैरिड लड़की भी अपने डिसीजंस रिलेटेड टू हर रिप्रोडक्टिव राइट्स, रिलेटेड टू हर ओन बॉडी खुद ले सकती है। दोस्तों, देखिए कितनी एक आडंबरता है समाज में कि हम अक्सर कहते हैं कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है और वो अनमैरिड है तो हम उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं और हम तुरंत कह देते हैं यार गलती उस लड़की की ही होगी। लेकिन अगर कोर्ट का ये फैसला नहीं आया होता तो हम गलती उस लड़की की समझते, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या उसके पास कोई चॉइस था उस बच्चे को गिराने का, इस प्रेगनेंसी को रोकने का। दोस्तों, डिग्निटी, ऑटोनॉमी और इक्वालिटी ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस जजमेंट ने प्रूव किया। तो सवाल आज का यह है, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, कि जो ये डिसीजन हुआ, जो ये डिसीजन हमारे सामने आया, जिस कहानी को मैंने आपके सामने रखा, इस कहानी को सुनकर आपके दिमाग में यह सवाल नहीं आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह सही किया? क्या एक महिला को अपने जिंदगी के ऐसे इंपॉर्टेंट इशू पर डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जितने लोग इस कहानी के जो किरदार हैं, इस कहानी का जो अंत है, इससे खुश हैं, तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक अगले इशू के साथ। नमस्कार।